हम आ चुके हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के एग्रीकल्चर लैंड पर, जहां पर आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर बच्चों को जो है लेकर आते हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को और उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ होता है, किस तरह से खेती की जाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आम के पेड़ भी लगे हुए हैं और स्ट्रॉबेरी के भी लगे हुए हैं, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। हम जानेंगे सर से कि और भी यहाँ पर क्या कुछ होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर संकेत कुमार है जी। और मैं यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इस डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर में। और यहाँ पे जो है टोटल आपके 7 यूनिट्स हैं एग्रीकल्चर के। उसमें से जो ये अब जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं प्रेजेंट टाइम में, ये हमारा यूनिट नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली जो हम मस्टर्ड, वीट और स्ट्रॉबेरी के प्लांटेशन यहाँ करते हैं। ठीक है, मस्टर्ड्स यहाँ पे ट्रायल्स लगते हैं जो प्रोजेक्ट के अंडर में भी होते हैं और फिर जो है स्टूडेंट के भी ट्रायल लगते हैं। दूसरा हमारा जो है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का ट्रायल लगा हुआ है जो कि पीएचडी के स्टूडेंट्स ने लगाया हुआ है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, देखना चाहेंगे हम, आ जाइए एक बार दिखा दीजिए। ये हमारा स्ट्रॉबेरी का प्लांटेशन है। इसमें जो है ट्रायल इन्होंने लगाया है कि इसमें मल्चिंग के ऊपर मैंने ट्रायल है इनका। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनिक मल्च और जो है दूसरा इनऑर्गेनिक मल्च होते हैं, 2 तरह के प्लास्टिक मल्च होते हैं। तो इन्होंने बेसिकली जो क्या किया है कि इन्होंने एक पैडी स्ट्रॉ का मल्चिंग से क्या इफेक्ट आता है, यील्ड पे क्या इफेक्ट आते हैं, फिर जो है क्वालिटी पे क्या इफेक्ट आते हैं, इसका टेस्ट कैसा होता है, वो चेकिंग करने के लिए इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक मल्च का यूज़ किया है, जो कि इसमें जो है पैडी स्ट्रॉ का यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें जो है पैडी स्ट्रॉ का ये यूज़ किया गया है। अच्छा, ये बच्चों ने किया है या फिर आप लोग अपनी तरफ से यहाँ पे करवाते हैं? नहीं, एक्चुअली ये यहाँ पे मोस्टली जो है 2 तरह का काम होता है। एक तो हम जो है जो लगाते हैं क्रॉप्स, वो उसके लिए है, प्रैक्टिकल के लिए है, जो बीएससी एग्रीकल्चर है, एमएससी एग्रीकल्चर है, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर है, एनिमेटोडल वो इकोनॉमी है। तो ये क्या करते हैं कि बच्चों को ले आके यहाँ पे कुछ दिखाते हैं कि जो है ऐसे क्रॉप्स लगते हैं, इनका जो है मतलब ब्रीडिंग कैसे होता है, क्रॉसिंग कैसे होती है। दूसरा क्या है कि दूसरा ये है कि आप इस यहाँ पे हम लोग ट्रायल लगाते हैं रिसर्च के लिए। जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, उनका जो है अलग अलग क्रॉप्स पे ट्रायल लगाया जाता है। तो ये जो लगा हुआ है स्ट्रॉबेरी, ये पीएचडी का एक स्टूडेंट है मिस्टर अमृत कुमार सिंह, उनका ये ट्रायल लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो है स्ट्रॉबेरी में इसकी क्वालिटी कैसी आती है ऑर्गेनिक मल्च से। बहुत शुक्रिया। हम आगे भी देखना चाहेंगे, आगे भी कुछ लगा हुआ है क्या? ये देखिए अनार के भी पेड़ लगे हुए हैं। हम बात कर लेते हैं और भी लोगों से कि ये अनार की वैरायटीज़ लगी हुई हैं यहाँ पर। साफ तौर पर देख पा रहे होंगे आप, लाइन से लगे हुए हैं। इस तरफ भी हमारे राइट साइड भी अनार लगा हुआ है और लेफ्ट साइड भी हम आपको अनार दिखा रहे हैं कि अनार का यहाँ पर जो है लगाया गया है और बच्चों को यहाँ पर दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। ये देखिए अनार में, ये भी अनार का ही है। देखिए अनार का ये फूल भी आ चुका है। अनार है एक्चुअली इसमें जो है जो ये बॉर्डर पे लगाए गए हैं, इनका ये है कि हमें को अलग से कोई लैंड एरिया जो है हमको मतलब कि लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस बॉर्डर पे लगा दिया है तो सुंदरता के लिए भी अच्छे लग रहे हैं। और इसमें हमने क्या किया है कि अलग अलग वैरायटी प्लांटेशन है, यानी कि एक वैरायटी नहीं है, इसमें अलग अलग वैरायटीज़ हैं अनार के। तो बच्चे जब आते हैं तो उनको हम ये दिखा सकते हैं कि जो है ये वैरायटी है, इसका ये कैरेक्टर है, इसका फ्रूट साइज ऐसा होता है, शेप ऐसा होता है। ऐसे ही करके हमारा जो है बाद में उधर में आपका जो है गुआवा भी लगा हुआ है। ठीक है, तो गुआवा में भी जो है हमारे अलग अलग वैरायटीज़ लगी हुई हैं। और उसमें भी इससे फ़ायदा ये है कि हम लोग जो है एक स्मॉल एरिया में ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ लगा के बच्चों को जो है मतलब ज़्यादा सिखा सकते हैं। हम और भी जगह पे जाएंगे और इनकी और भी यूनिट्स को देखेंगे कि आखिर वहाँ पर इन्होंने कैसे क्या हार्वेस्टिंग की हुई है।
देखिए यहाँ पर आकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से छात्रों में एग्रीकल्चर को लेकर उत्सुकता है। आप मेरे पीछे भी और आगे भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर गेहूं की जो है फसल तैयार की गई है। बच्चों ने ये फसलों को तैयार किया है, क्योंकि एग्रीकल्चर बच्चे पढ़ाई तो तमाम करते हैं। आजकल बच्चों में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और मैनेजमेंट की पढ़ाई देखने को मिल जाती है कि बच्चे करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में भी बच्चों का कितना रुझान है ये आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिए, मेरी दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अमरूद की जो है खेती की गई है। तरह तरह की वैरायटीज़ यहाँ पर अमरूद की लगी हुई हैं। लेकिन हमारे अगल बगल तो आपने देख ही लिया, लेकिन हमें यहाँ से एक बहुत दूर एक चीज़ लगी दिखाई दे रही है जो कि खंबे में है। क्या है वो चीज़, वो हम चलते हैं और जानते हैं लोगों से कि आखिर है क्या ये। देखिए हम इसके बिल्कुल करीब आ चुके हैं और इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ सर मौजूद है। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर नीतीश पांडे है जी सर, ये क्या है? मैं इस विभाग में कृषि विभाग में कृषि मौसम विज्ञान विभाग का सहायक प्राध्यापक हूँ। ये आपको जो दिख रहा है ये है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। तो ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, दो टाइप का इसमें जो है ऑब्जर्वेटरी होती है। एक होता है सरफेस ऑब्जर्वेटरी और एक होता है ऑटोमेटिक वेदर ऑब्जर्वेटरी, जिससे हम डेटा लेते हैं, मौसम पूर्वानुमान का डेटा लिया जाता है, रिकॉर्ड करते हैं। तो जो मौसम का जो सरफेस ऑब्जर्वेटरी होती है उसे मैनुअली लिया जाता है। तो और ये दूसरा प्रकार का इसमें है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। इसमें जितना भी इंस्ट्रूमेंट लगा होता है वो सब ऑटोमेटिक ही वेदर जो है रिकॉर्ड करता रहता है। और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि किसानों को जब हम बताते, दो चीज़ होती है, एक रिसर्च पर्पस से होता है। जितना भी आपने अभी यूनिट घूमा है, जितना भी ट्रायल यहाँ पे देखे होंगे, बच्चों का देखे होंगे, रिसर्च पर्पस से देखे होंगे, तो उसमें ये जो है वेदर डेटा की ज़रूरत पड़ती है कि मौसम का उस समय उस क्रॉप का टेम्परेचर क्या था, उस समय उस क्रॉप में जो है बारिश हुई थी कि नहीं हुई थी। तो ये सारी चीज़ों के लिए रिसर्च पर्पस के लिए हम वेदर डेटा को यूज करते हैं। जैसे MSc स्टूडेंट हैं, PhD के स्टूडेंट हैं, तो उनको ये डेटा की ज़रूरत होती है। देखिए ये इनका ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो सर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये काम करता है। ये देखिए, ये है, इसको डेटा लॉगर वैसे कहते हैं, डेटा लॉगर। इसमें क्या होता है, देखिए स्क्रीन है ये, इस पे पूरा डेटा, ये बैटरी है आपका, इसका रिकॉर्डिंग है, सेल है इसका, ये ऑटोमेटिक चलता रहता है। और इसका बैटरी तक का जो भी ये है कि बैटरी कितनी है, कितनी इसकी क्षमता नहीं ख़राब हो गई है, या कोई भी अगर डिफ़िकल्ट हो गया, मतलब कोई प्रॉब्लम होगी इसमें, वो सीधे तुरंत आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा कंप्यूटर पे। कोई भी डिफ़ॉल्ट हाँ, और उसको हम जैसे आप गूगल पे आप भी डालेंगी अगर कि ARGAWS डालेंगे और तुरंत इंटर मारेंगे, तुरंत खुल जाएगा। फिर उसके बाद अब स्टेट डालेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे लखनऊ, और उसके बाद जो सेलेक्ट करेंगे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर शो हो रहा करंट एकदम, अगर हम आप इसकी बात करें तो आप देखिए 31 तारीख दिखाई दे रही है, ठीक। उसके बाद अब इसमें देखिए आपका विंड डायरेक्शन 2 लिखा हुआ है, ठीक। और उसके बाद जो है अभी आपका डेटा बदलता रहेगा। रेनफॉल देखिए अभी आज नहीं हुई, 0 दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका जो है ये यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड जो है विंड की जो है 1 से 2 किलोमीटर पर आवर की दिखाई दे रही है। उसके बाद CPU का जो परसेंटेज बैटरी का है वो देखिए 25% दिखाई दे रहा है, ये ब्लिंक करता रहता है टाइम टू टाइम। और उसके बाद जो है अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्ड का ये दिखाई दे रहा है 5% का है। और उसके बाद इसमें जो है ह्यूमिडिटी आपकी 62% देखिए दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर आपका 28.8, 28.7, 29.7 ये जो है टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। और इसका मिनिमम टेम्परेचर आपका 19.7। हम इनकी नेक्स्ट यूनिट पर भी आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर सरसों की जो है पिटाई चल रही है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी खड़े हुए हैं। मैं इनसे भी बात कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? स्वागत। यहाँ पर ये चल रहा है, ये पिटाई हो रही है, क्या लगता है कि कितना कुछ आप लोग सीख पाते हो इससे? बहुत कुछ सीख पाते हैं इसमें। जैसे स्टार्टिंग से पूरा सोइंग से पूरा हार्वेस्टिंग तक हर कुछ हम लोग को करना पड़ता है, तो इसमें हम लोग हर चीज़ उसका वैल्यू डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। कलेक्ट करते हो सब? हाँ।
अच्छा ये बताओ कि आजकल जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा तो कोई जो है मैनेजमेंट करना चाहता है, मैनेजमेंट की कोशिश करना चाहता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाहता है। एग्रीकल्चर मतलब बहुत कम ही लोगों का ध्यान जाता है एग्रीकल्चर की तरफ। क्या सोचा था कि हम एग्रीकल्चर क्यों करें, क्या सोचा था? एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फूड, विदाउट फूड कुछ नहीं हो सकता, तो इसीलिए एग्रीकल्चर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर दुनिया को सर्वाइव करना है तो बिना फूड का कोई सर्वाइव नहीं कर गया। जैसे कोरोना के टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि हर चीज़ का मतलब छूट नहीं मिला था, लेकिन एग्रीकल्चरल मेडिकल सेक्टर को सबसे ज़्यादा छूट मिला था, क्योंकि अगर फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तो दुनिया ही कुछ फायदे मतलब रह नहीं सकते इन सब। फूड प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। हम दूसरे से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या लगता है कि क्यों एग्रीकल्चर में आए हैं? कल्चर सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी। ड्यूरिंग कोविड हमने देखा था कि सभी सेक्टर जो भी हमारी इकोनॉमी के जितने भी मेन पिलर है वो सब डाउनग्रेड हुए थे, लेकिन एग्रीकल्चर का जो जीडीपी शेयर था वो सबसे ज़्यादा था, 17% के आसपास। देखिए इन्होंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है किस तरह से ये लोग क्यों आए हुए हैं, उसका भी पर्पस इन्होंने बता दिया। क्योंकि मैनेजमेंट तो बच्चे करते ही हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी बच्चे तैयारियाँ करते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी, लेकिन एग्रीकल्चर में बहुत कम ही लोग जाते हैं। ये लोग क्यों आए हैं ये भी जानने के लिए हम और लोगों से ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मैं डॉक्टर शिप्रा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से। और ये फार्म आप अभी खड़े हुए हैं फार्म नंबर यूनिट 5 पे, और यहाँ पे मेनली जो है स्टूडेंट्स के ट्रायल्स लगवाए जाते हैं, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, और उसके साथ साथ ही सीड प्रोडक्शन भी किया जाता है, जैसे कि वीट है, चिकपी है, इन सभी का। उसके साथ हमने यहाँ पे कई तरह के फ्लावर्स और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स भी लगा रखे हैं, जैसे कि डिफरेंट आपके ये बनाना हो गए, और डिफरेंट ट्रायल्स भी लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उधर हमारा मस्टर्ड का ट्रायल लगा हुआ था, जो कि अभी यहाँ पे वो हार्वेस्ट हो चुका है। उसके साथ ये बीट का कमर्शियल लग रखा है। ये स्ट्रॉबेरी का ट्रायल है, ये भी स्टूडेंट के द्वारा ही किया गया है। और इसके साथ साथ ये इधर भी ये सारे जो हैं ये कमर्शियल सीड प्रोडक्शन के लिए हैं। अभी ये बीट का ट्रायल लगा हुआ है। आगे आप बढ़ेंगे, साथ में ही इसके जितने भी उधर हैं वहाँ पे कुछ फ्लोरिकल्चर के कुछ, जैसे गेंदा हो गया, गुलाब हो गया, ये सारी जो है ये लग रखा है। और इस यूनिट का जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो हमारा है मशरूम उत्पादन इकाई, जैसे मशरूम प्रोडक्शन यूनिट है। आपको हम ये दिखाते हैं, ये है। ये मेनली मशरूम प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे इस वजह से कराते कि बच्चों को हम सिखा सकें। अभी आजकल हमारे में मतलब भारत में बहुत ज़्यादा अभी प्रचलन में है, इससे ज़्यादा मतलब कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो है वो फार्मर जो पा सकता है। ये आप देख सकते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पे बटन मशरूम का उत्पादन किया था, जो कि अब हार्वेस्टिंग हो चुका है, लगभग ये ख़त्म है। इसके बाद सीज़न आ रहा है मिल्की मशरूम का। और इसके अलावा एक वेस्टर्न मशरूम होता है जिसको हम उगा के साल भर अपना उत्पादन पा सकते हैं। इसमें क्या है, इस प्रोडक्शन को करने से एक छोटे से कमरे में हम ज़्यादा से ज़्यादा लगातार ज़्यादा प्रोडक्शन पा सकते हैं। और इसका जो हमारा इकोनॉमिक पर्पस जो है वो बहुत ही अच्छा फुलफिल होता है, और फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो भी वो अपना मतलब कि फील्ड पे उत्पादन से पाते हैं। देखिए मशरूम का भी मैंने दिखाया कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर करवा रहे हैं, कि लखनऊ से जो है बिल्कुल सटा हुआ है ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर बच्चों को जिस तरह से यहाँ पर पढ़ाया जाता है, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं होगा तो बच्चे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। अच्छी पैदावार करने के लिए जो है अच्छे वर्मी कंपोस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसी जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। सर क्या नाम है आपका? मैं नदीम खान, सहायक प्राध्यापक सस्य विज्ञान, इंटीग्रल कृषि संस्थान, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। कैसे बनाया जाता है सर ये? देखिए ये एक तरह से केचुए की खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट। इसमें हम अर्थवर्म्स जो कि इसिनिया फोएटिडा है उसको हम 40 से 45 दिन तक के लिए रखते हैं इसमें प्रॉपर टेम्परेचर पे। उसमें मॉइस्चर कंटेंट बराबर होना चाहिए। एक पिट में हम 2 से 2.5 किलोग्राम की दर से केचुए का उपयोग करते हैं। इसमें जो हमारे फार्म के वेस्ट मटेरियल हैं, हमारे किचन वेस्टेज हैं, इन सब का उपयोग करके केचुए की खाद को तैयार किया जाता है। देखिए सर ने बताया आपको कि किस तरह से वर्मी कंपोस्ट यहाँ पे तैयार करते हैं, क्योंकि अच्छी पैदावार तभी होगी जब आपका वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा होगा। और सर क्या ये जो खेती हो रही है उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं? जी, अपनी ही वर्मी कंपोस्ट का हम लोग अपने ही वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। साथ में जो है ये डिफरेंट टाइप्स के PhD और MSc के ट्रायल्स हैं
इनमें अलग अलग न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं, वो अलग अलग डाले जाते हैं। जिस बच्चे का वर्मी कंपोस्ट पे वर्क होता है उसके लिए जो है हम यूज करते हैं वर्मी कंपोस्ट। सर ये स्टूडेंट खुद बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट या फिर आप लोग इसमें हेल्प करते हैं? देखिए, बीएससी कृषि तृतीय वर्ष के छात्र जो कि प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन के तहत इसको करते हैं, वर्मी कंपोस्ट को। एग्रीकल्चर की पढ़ाई कितनी ज़रूरी है ये तो आपने देख लिया ज़मीन पर जा कर के, उन जगहों पर जा कर के जहाँ पर ये बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपको लगता है कि कमरे के अंदर भी एक प्रैक्टिकल होता है, एक लैब है जहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाता है या फिर एग्रीकल्चर के बारे में ये समझाया जाता है कि कितनी ज़रूरी है खेती किसानी, या फिर खेती किसानी के प्रकार कितने हैं, या फिर किस तरह से उसको और बदलाव के तरीके के साथ जोड़ करके और विकासशील खेती करी जा सकती है। अलग अलग प्रकार, अलग अलग तरीके खेती करने के इस लैब से बच्चों को सिखाए जाते हैं। फिलहाल मैं इस लैब में आ चुका हूं, आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबसे पहले जो इनको होल्ड करती हैं, जो इनको सब कुछ सिखाती हैं, हम उनके पास चलेंगे। मैम, बहुत ज़रूरी है लैब, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल, क्योंकि हमने अभी ग्राउंड पर भी जाकर के देखा और हमें जो पता चला कि अगर खेती किसानी के बारे में जानना है, समझना है, तो पैर में मिट्टी लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसान के पैर में मिट्टी लगती है तभी हमारे पेट तक अनाज पहुंचता है, खाना पहुंचता है। लेकिन इस लैब के ज़रिए अगर बच्चों को देखा जाए तो कितना यहाँ से वो सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, खेतों में जाकर के सीखना, फील्ड पर जाकर के सीखना और यहाँ पर सीखना, उसमें कितना अलग है, कितना बदलाव। जी, फील्ड पर जब जाता है बच्चा तो उसको ये जानकारी प्राप्त होती है कि हमें खेतों में खेती करनी कैसे है, कैसे अनाज को उगाना है, उसमें होने वाले जो रोग हैं उसको कैसे रोकथाम करनी है, उसमें मिनरल्स की जैसे डेफिशिएंसी हो जाती है तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इन सब की कमी से पेड़ों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, पौधे हमारे सूख जाते हैं और इससे डायरेक्ट जो है इफ़ेक्ट जो हमारी है वो उपज पे पड़ता है। तो उस चीज़ को वहाँ फील्ड पे जानना, उसके बाद उसके जो एनालिसिस है उसको हम लोग आकर के लैब में करते हैं कि जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस, इसकी कमी हो रही है तो कितनी हो रही है और हमको उसमें कितना ज़्यादा अमाउंट में ऑफ जो फास्फोरस नाइट्रोजन डालना है कि हम अपनी कमी को पूर्ति कर सकें। तो ये सब चीज़ें सीखनी है तो हमको लैब में आना ही पड़ेगा। अभी का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं किसान भी प्रयास ये करता है, उसकी कोशिश ये रहती है कि कम लागत लगा करके अच्छा मुनाफा कमाया जाए। किसान यही चाहता है कि लागत बहुत कम लगे, मुनाफा अच्छा हो सके। तो क्या उस तरह का भी कुछ यहाँ पर ऐसा प्रयास, कुछ कोशिश करी जाती है आप लोगों की तरफ से कि एक कुछ ऐसी तकनीकों का इजाद किया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें निकाली जाएँ जिससे किसानों को लाभ मिल सके और उनको ये पता चले कि हाँ, लागत कम हुई है लेकिन मुनाफा ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि आप खुद यहाँ पर बच्चों को सिखा रही है, मेरी आपसे पहले भी बात हुई है, मशरूम के बारे में आपने मुझे पहले ही बताया हुआ है कि मशरूम में कम लागत लगा करके वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। तो क्या उस तरह से कुछ यहाँ पर और नई तकनीकें हैं, नई टेक्निक है जिस पर काम करते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे टिश्यू कल्चर पे काम होता है। टिश्यू कल्चर जो है हम जैसे अगार मीडिया में छोटे छोटे पौधों को जो है हम अपने लैब में ग्रो कराते हैं, बढ़ा करते हैं और उससे क्या होता है कि आपको बीज की मात्रा बहुत कम लगती है और उससे हम बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है प्लांट्स का प्रोडक्शन करवा पाते हैं और उसमें जो है हम अलग अलग अपने मन मुताबिक तरीके से जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको उनमें बदलाव ला सकते हैं, उनको जैसे अलग अलग रोग प्रतिरोधक क्षमता उनमें बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो किसान होते हैं उनको जैसे जो बीमारियां हो रही हैं उसमें लगने वाली जो दवाइयां हैं वो सब बहुत महंगी आती हैं। तो अगर वो टिश्यू कल्चर के द्वारा प्लांट्स को उगाते हैं तो उसमें जो है उन लोग को जो है दवाइयों पे होने वाला जो खर्च है उस चीज़ को कम कर सकते हैं और उससे जो होने वाली उपज है वो कम समय पे बहुत अधिक उपज हम ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ मशीनें मैम रखी हुई जैसा कि सामने दिख रहा है, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे साथ चलिए और कुछ ज़रूर बताइए उन मशीनों के बारे में कि क्या वो मशीनें हैं, किस तरह से वो काम करती हैं। आइए प्लीज़।
किस तरह से ये मशीनें काम करती हैं, बच्चे कैसे इसको प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, लैब में इसका कितना काम है, क्या मशीन सर ये ऑटोक्लेव मशीन है। ऑटोक्लेव मशीन में क्या होता है कि जैसे हम लोग टिश्यू कल्चर की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्टरलाइजेशन कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है। स्टरलाइजेशन मतलब होता है कि आपकी जो भी चीज़ है वो एकदम बैक्टीरिया मुक्त होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें बैक्टीरिया या फंगस का ग्रो नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोग इस ऑटोक्लेव का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये भी बहुत अहम बात है क्योंकि खेती किसानी के बारे में जब भी आदमी सोचता है तो उसके दिमाग में आता है बैल आ जाता है, हल आ जाता है, बीज आ जाते हैं, खाद आ जाता है, लेकिन मशीनें भी उसमें उपयोगी है और उपयोगी होती जा रही है। जी बहुत बिल्कुल होती जा रही है, मशीनों का बहुत ज़्यादा उपयोग है इसमें। अगर देखिए ये लैब जो होता है वो किसानों को अंदर की बात बताता है कि मतलब जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका प्रयोग करके वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो इन सब का प्रयोग मशीनों के द्वारा है और इसी गैप को हमको भरना है। किसानों को नई नई तकनीक नहीं पता होती है तो उन सब तकनीकों को अवगत कराना है किसान को, और उसके लिए हमारे छात्र और आने वाली जो यंग जनरेशन है वो इस गैप को फिल कर सकते हैं। ये सब मशीनें मैम और भी लगी हुई हैं। माइक्रोस्कोप है सर, ये सर रोटेटरी शेकर है। इसमें क्या होता है कि हम जो अपने टेस्ट ट्यूब्स या फिर बीकर होते हैं वो इसमें रख देते हैं और फिर वो जो है बॉइलिंग के साथ में वो रोटेट करते हैं, तो ये मिक्सिंग का काम करते हैं सर। जैसे हम नाइट्रोजन है, फास्फोरस है या जब ये मशीन नहीं है अगर किसान के पास, तो क्या किसान उस प्रक्रिया को पहले करता था और उसको सरल कर दिया गया? जी, ये इस मशीन से इसको सरल कर दिया गया है और पहले भी किसान किया करते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन सर अब जब मशीनें आ गई हैं तो इसकी वजह से उनका काम और आसान हो गया है। और वो जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पे ये सब मशीनें पाई जाती हैं। तो वो किसान जैसे आजकल है कि आप लोग को सॉइल टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो सॉइल टेस्टिंग के लिए सर किसान अपने सैंपल जो है सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेज देते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की मशीनें होती हैं और आपके सॉइल का जो टेस्टिंग है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है। ये भी कोई मशीन रखी हुई है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दवा ववा बनाने की मशीन है, क्योंकि खेती किसानी में इसका क्या काम है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। सर ये नाइट्रोजन को नापने की मशीन है। अच्छा। और इससे जो है ये जेल डाल फ्लास्क है ये सर। अच्छा। जी। तो इससे मैम कितना फ़ायदा किसानों को हो रहा है या खेती को हो रहा है या फिर ज़मीन की उर्वरक शक्ति कैसे बढ़ रही है? जो क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए ये मशीन है सर। तो ये सारी चीज़ें बच्चे जो यहाँ पर मैम मौजूद हैं उनको वो सारी चीज़ें पता है, वो सीख रहे हैं? जी मैं बिल्कुल कुछ सर। बच्चों से बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आपको मैं लेमिनार फ्लो दिखाना चाहती हूँ सर। प्लीज़। इंस्टीट्यूट का सर ये लेमिनार फ्लो है। ये लेमिनार फ्लो में क्या होता है सर कि ये जब हम टिश्यू कल्चर करते हैं जो कि बहुत ही बारीकी प्रक्रिया है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें स्टरलाइज एनवायरनमेंट मिलता है, तो इसमें बैक्टीरिया और फंगल तरीके किसी भी तरीके की ग्रोथ उसमें नहीं हो सकती है। तो ये टिश्यू कल्चर में अत्यंत लाभकारी है। और इसमें सर यूवी लाइट आप देख सकते हैं, यूवी लाइट भी निकलती है जो कि जो है हर तरीके के बैक्टीरिया और फंगस को मार देती है। तो स्टरलाइज कंडीशन को करने के लिए इसको ओपन करके जो छात्र हैं वो यहाँ बैठ करके इसके अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे वो बिल्कुल स्टरलाइज कंडीशंस में होंगे। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि खेती किसानी में अब तकनीक जुड़ती जा रही है और मशीनों का कितना बड़ा उपयोग है। वो नाइट्रोजन को नापना हो या फिर चाहे वो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को पहचान करनी हो उसकी, तो लगातार अब मशीनों का सहारा जो है वो लिया जा रहा है और कोशिश यही है कि खेती किसानी को समृद्ध किया जाए, किसान को समृद्ध किया जाए। किसानों की आय जो है जिस तरह से सरकार काम कर रही है कि किसानों की आय को दोगुना कैसे किया जा सकता है, लागत को कैसे कम किया जा सकता है, इन सब पर जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं इन मशीनों का भी बहुत बड़ा उपयोग है। लेकिन इन मशीनों को चलाने वाले वो छात्र जो इस वक्त इस लैब में मौजूद हैं उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितना अहम अब तक उन्होंने यहाँ से सीख पाई है, कितना वो सीख रहे हैं और कितना अब तक बदलाव उन्होंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई से अपने अंदर पाया है। क्या नाम है बेटा? मुस्कान शुक्ला। मुस्कान, मैंने कई सारी मशीनें देखी यहाँ पर और खेती किसानी की बात जब होती है तो जाहिर सी बात है दिमाग में हल आ जाता है, दिमाग में मिट्टी आ जाती है। किसान वो किसान जो अपने सर पे पगड़ी बांध करके धूप में बैठा हुआ है। आप लोग मशीनों के बीच में हो, आप लोग मशीनों से खेती किसानी को बदलाव में लाने की कोशिश कर रहे हो, कितना बदलाव? सर बेसिकली हम लोग यहाँ पे यही सीख रहे हैं कि जो इमेज बना दी गई है किसानों की कि किसान सिर्फ और सिर्फ हल लेकर के घूम रहा है या फिर परेशान किसान, हम उसी को बदलने के लिए हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं। और सर हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि कैसी कैसी नई नई तकनीकें जो आई हैं किसान नहीं उनके बारे में जानते हैं, वो हम पढ़ेंगे और आगे चल के उसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो सर तो बहुत ही अहम बात बच्चे ने कही कि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और जागरूकता से ही कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। बेटा क्या क्या सीखा है अभी तक इस लैब में और अब तक के अपने इस कोर्स में?
हमने यही सीखा है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो भी हमारे साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे हैं, उन्हें हम फील्ड पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको कैसे उनसे फ़ायदा हो सकता है। तो हम वही सीखते हैं और वही हम लोगों को एक्सटेंशन के थ्रू हम लोग फार्मर्स तक वो चीज़ें पहुंचाते हैं ताकि वो नई टेक्नोलॉजीज यूज़ करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकें। खेती के बारे में अब तक क्या जाना आपने, क्योंकि जब आप यहाँ पर आई थी, आपने एडमिशन लिया, उस वक्त क्या चीज़ें थी दिमाग में कि खेती किसानी क्या होती है, और अब एक लंबा समय आप लोगों ने यहाँ पर बिता दिया होगा, कई सारे प्रैक्टिकल्स कर डाले होंगे, कई बार आप लोग फील्ड में भी गए होंगे, अब क्या इमेज है खेती किसानी को लेकर के, उस तकनीक को लेकर के? पहले ये था कि हम लोग मैं मलिहाबाद से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ मैंगो तो आम बहुत होगा वहाँ पर, आम के बारे में क्या पता है? न्यू वैरायटीज़, और उसी के पास VKSCIS सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, तो वहाँ पे न्यू वैरायटीज़ मैंगो की पता चलती हैं। तो वो एक मेला टाइप का वहाँ पे होता है फार्मर्स डे के पर, तो वो बताते हैं न्यू वैरायटीज़ के बारे में। तो आप अपने आसपास के जो आपके अंकल लोग होंगे, चाचा लोग होंगे, जो आम वाम के बाग लगाए होंगे, पूछने भी आते होंगे कि बेटा ये मुझे बता दो कि आम में ये दिक्कत आ रही है, उसके बारे में कुछ? अभी तो फिलहाल इतना नहीं, बट हाँ, आएंगे बहुत जल्दी, आगे चल के ज़रूर बताऊंगी मैं उनको। तो बच्चे के अंदर उत्सुकता है साफ तौर पर, और जिस तरह से उसने बताया कि आम की प्रजातियों के बारे में उसको पता चला है, और जहाँ से वो बिलोंग करती है मलिहाबाद से, वहाँ पर आमों के बाग बहुत सारे हैं, और बीते दिनों आमों में कई सारी समस्याएं देखने को मिली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मौसम की वजह से हुआ है, बारिश हुई है, लेकिन बारिश की वजह से नहीं। ये जो समय होता है मार्च और अप्रैल का, इस समय आमों में कई सारी बीमारियां, कई सारे कीड़े लगते हैं, कई सारे कीट लगते हैं। उसके बारे में भी कोशिश यही है लोगों को जागरूक करने की, किसानों को बताने की कि वो कोई बीमारी नहीं है, वो किसी बारिश की वजह से नहीं है, वो दरअसल मौसम की वजह से है। बेटा क्या क्या सीखा है अभी तक? तो हम लोग जैसे फर्स्ट ईयर में हैं, तो अभी तो हमारा बेसिक चल रहा है, पर फिर भी अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो ये सीखा है कि जिस तरीके से और लोग देखते हैं एग्रीकल्चर को, अगर आप इस डिपार्टमेंट में आओगे तो ये एकदम टोटली चेंज है। जब हम इसके बारे में और पढ़ाई शुरू करते हैं तो पता चलता है कि इंडिया की मेन इकोनॉमी इस पे टिकी हुई है। इंडिया का मेन हमारा जो फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो पूरा इसी पे टिका हुआ है। हम मशीनों से चाहे इतना गिर जाए, रोबोटिक्स से चाहे इतना गिर जाए, लेकिन खाना तो नहीं छोड़ देंगे ना, तो वो मेन इससे जुड़ा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया? शिवम सिंह। क्या क्या सीखा शिवम? सर हमने सीखा ये है कि अभी तक जितने भी, जैसे हमारे क्लास में, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत लोग हैं, जैसे अलग फील्ड वर्क जाके करते हैं, वहाँ जाते हैं, मतलब हम लोग कभी घर से, हमारे एग्रीकल्चर से कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ आके हम बहुत कुछ सीखे कि जाके फील्ड पे कैसे काम करते हैं, कैसे सर जैसे खेत में जाके क्या करना होता है, अभी हम लोग को कुछ भी नहीं पता था। नहीं, तो अभी आप ये कह रहे थे कि घर परिवार का कोई सरोकार नहीं है खेती किसानी से, आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई? सर हमको इसके लिए थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि सर मतलब घर पे मेरे दादा वादा करते थे, तो ये हुआ कि अब हमको भी मतलब थोड़ा सा तो पता होना चाहिए कि हमारे कल्चर में क्या है क्या नहीं है सर। इससे रिलेटेड सर घर से कोई नहीं था, मतलब ये था कि हमको कुछ अलग करना है ये सर। अभी तक क्या क्या सीखा, और यहाँ अगर लैब की बात करी जाए, क्योंकि कई सारी मशीनें हैं, मशीनों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा, बहुत सारी, कहा जा रहा है कि एक नई तरह की क्रांति भी लिखी जा सकती है अगर आप तकनीक के सहारे से चल रहे हैं, तो क्या खेती किसानी में भी एक नई क्रांति लिखने की शुरुआत हो रही है इन मशीनों के? सर शुरुआत तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है सर, और यहाँ पे जितनी मशीनें हैं सर उससे मतलब बताया जाएगा, अभी जो हमारे जूनियर आएंगे वो और देखेंगे, वो और करेंगे, और सर मशीन और डेवलप होती ही जाएगी, और उसकी वजह से हमारे बहुत फ़ायदे होने वाले हैं एग्रीकल्चर बेसिस पे सर। तो साफ तौर पर बच्चों के अंदर उत्सुकता है, और वो काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं इन मशीनों के सहारे से, इस लैब के सहारे से, और फील्ड में जाकर के भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आखिरी इस बच्ची से भी बात कर लेते हैं। बेटा क्या नाम है और क्या क्या सीखा है अभी तक? सर मेरा नाम प्रज्ञा सिंह है, और फिर मैंने तो काफ़ी कुछ सीखा। अभी तो सेकेंड सेम हुआ हम लोग का, चल रहा है, मतलब अभी एग्ज़ाम्स नहीं हुए, फर्स्ट सेम में दिया है, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मतलब एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको वास्ट नॉलेज मिलती है। ऐसा नहीं है कि बस आपको खेती किसानी पढ़ाया जाएगा, A to Z ह्यूमन लाइफ के बारे में हम लोग जब एग्रीकल्चर में आई थी तो क्या कुछ दोस्त यारों ने नहीं कहा कि कहाँ एग्रीकल्चर करने जा रही हो? घर परिवार वालों ने नहीं कहा? कहने वाले तो कहेंगे, उनका काम है कहना, लेकिन हमें भी तो सोचना था कि हमें क्या करना है। अब किसी और की मर्जी से आते तो फिर मन नहीं लगता। अब अपने दोस्तों से बोलते हो ना कि हम लोग ने कितना कुछ सीख लिया है, अगर तुम लोग भी आओ, तुम लोग भी सीखो। हम कितना सीख रहे हैं लोगों को बताएंगे, और एक टाइम होगा जब प्रूव भी करेंगे कि हाँ हमने इतना किया है। अब वैसे भी इंडिया एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री है, तो फिर कोई खाए बिना तो रहेगा नहीं, खाने को सबको चाहिए, लेकिन कोई सोचता नहीं कि आता कहाँ से, वो करेगा कौन। जूनियर्स होंगे जो इंटर हाई स्कूल पास कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्या उनको बोलोगे आगे चल के कि एग्रीकल्चर? बोलेंगे हम अपने हाँ
अच्छी है, इसमें स्कोप अच्छा है। अब जैसे कि सर अब आगे चल के 12th के बाद लोग यही सोचते हैं कि हाँ नीट क्लियर कर लें, IIT क्लियर कर लें, कोई इंजीनियरिंग, कोई मेडिकल लाइन में, लेकिन कोई एग्रीकल्चर का नहीं सोचता है। तो अगर यूथ ही नहीं सोचेगा अब, तो फिर आगे के फार्मर्स कहाँ जाएंगे, खाने को कैसे मिलेगा। तो बहुत अहम बातें बच्चों की तरफ से कही जा रही हैं और बहुत ही अहम सोच के ज़रिए वो इस कोर्स में आए थे, इसकी पढ़ाई कर रहे हैं और अब कहीं ना कहीं मशीनों के ज़रिए, कहीं ना कहीं फील्ड में जा कर के और नई तकनीक के ज़रिए नई क्रांति लिखने की कोशिश है खेती किसानी में। देखना ये होगा कि कितना कारगर सिद्ध होता है। लेकिन अगर बीते कुछ सालों में हम देखें तो कहीं ना कहीं मशीनों के ज़रिए देश की खेती किसानी में कई सारी बड़ी क्रांतियाँ लिखी गई हैं और खेती किसानी ही नहीं, पूरे देश में कई सारी बड़ी क्रांतियाँ मशीनों के बल पे लिखी गई हैं। अब देखना ये होगा कि इन बच्चों का भविष्य उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की खेती किसानी को कितना बदलता है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के अब हम उस हिस्से में आ गए हैं जहां पर डेमोस्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, डेमोस्ट्रेशन यूनिट है ये, और इस एक जगह पर कई सारी तरह की जो खेती की प्रकार हैं वो यहाँ पर करने की कोशिश की जाती है। यूनिवर्सिटी की तरफ से इसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। फिलहाल हमारे साथ सबा सिद्दीकी जी मौजूद हैं जो कि HOD हैं इस पूरे डिपार्टमेंट की। मैम बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैम ये जानना चाहेंगे कि हम इस वक्त जहाँ पर मौजूद हैं इस जगह के बारे में बता दीजिए, और दूसरी चीज़ किस तरह से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो खेती किसानी से जुड़े हुए, क्योंकि मैनेजमेंट कोर्सेज का ज़माना है, लोग चाहते हैं कि वो फॉरेन में जाकर के पढ़े, लोग चाहते हैं कि वो विदेशों में जाकर के पढ़े, और कहीं ना कहीं अलग अलग ऐसे कोर्सेज हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसमें बच्चे जो अपना रुझान काफ़ी हद तक दिखाते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए एग्रीकल्चर की, खेती किसानी की, तो हम सोचते भी नहीं है कि यार इतना कुछ पढ़ने के बाद कि चलो खेती किसानी भी करी जा सकती है या खेती किसानी में भी अपना भविष्य हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने बच्चे आपके यहाँ इस वक्त खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, और किस तरह से उनका भविष्य सुधारने का प्रयास आप लोगों की तरफ से किया जाए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो थैंक यू। सबसे पहले तो देखिए यही सोच बदलने की ज़रूरत है कि खेती किसानी, फूड जो है हमारा, जो खान पान है, यही हमारी प्राइमरी नीड है। और अगर आप इसको इस अंदाज से देखिए कि शायद हर इंडस्ट्री का, हर जो है वो डिसिप्लिन का एक उतार आता है, एक चढ़ाव आता है, कभी वो गिरता है कभी उठता है, लेकिन फूड एक ऐसी चीज़ है कि वो बेसिक नीड है हमारी। तो इसमें तो एग्रीकल्चर में तो कभी गिराव आएगा ही नहीं। और खेती किसानी को ऐसे आपको लुक डाउन नहीं करना है, बिकॉज़ यही चीज़ है और इसी चीज़ के लिए भी हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो इस पे फोकस कर रही है। एक्चुअली ये जो पहले की एक मेंटालिटी थी कि हमने बस अगर साइंस लिया है तो हम सिर्फ डॉक्टर्स बन जाएं और हम इंजीनियर्स बन जाएं और हम एग्रीकल्चर एजुकेशन की तरफ नहीं आएँ, लेकिन असल बात यह है कि जितनी अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर में छुपी हुई है करेंट सिनेरियो में और किसी डिसिप्लिन में नहीं है। और यही देखते हुए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी ने 2014 में 2014 में हमारा डिपार्टमेंट स्टैब्लिश हुआ। हम यहाँ पर BSc के कोर्सेज़, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, MSc के कोर्सेज़, MBA एग्री बिजनेस रन कर रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप देखें तो एकेडमिक्स और रिसर्च तो हर डिसिप्लिन का है कि या तो आप पढ़ाने में लग जाइए हायर एजुकेशन में या आप रिसर्च में चले जाइए, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर के एवेन्यूज़ देखिए तो एग्रीकल्चर में आप जो हैं स्टेट लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन के कितने एग्ज़ाम्स हैं। यहाँ पर जो है आपके जो है हर सिटी में हॉर्टिकल्चर ऑफिसर और एग्रीकल्चर ऑफिसर, ऐसे ही जितने भी ये सीड कॉरपोरेशन हैं, कॉरपोरेशंस के उसमें आप देखिए, बैंक्स में कितने पब्लिक सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर में हर जगह जो है वो फील्ड ऑफिसर्स हैं, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, साइंस की तरफ जाते हैं, ARS क्लियर करिए, यू कैन बी अ गुड साइंटिस्ट, आप एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। SMS के सारे कृषि विज्ञान केंद्र में जगह हैं। और कुछ नहीं तो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप तो एक ऐसी चीज़ है जो कहीं आपके हाथ से गई ही नहीं है। लेकिन आपको ये पता है कि ये टाइम जो है ना वो स्मार्ट वर्क करने का है। तो अगर आप
अपने स्टार्टअप ही कर रहे हैं, अगर आप अपना एग्री एंटरप्रेन्योरशिप ही कर रहे हैं, तो भी अगर जब तक आपको एग्रीकल्चर के बेसिक्स नहीं पता हैं, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको उसको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। आपको ग्लोबली एग्रीकल्चर को समझना पड़ेगा, क्या डिमांड है, कि हमको किस चीज़ में जाना है। इसके अलावा जितने भी ये आपके ना इंडस्ट्रीज़ हैं, आपकी जितनी ये सीड्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, तो इन सब में जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड के ही लोगों को ही ऑब्वियसली मतलब वहीं पर वहाँ पे उन्हीं को तो नौकरी मिलेगी ना, जो इस चीज़ों के बारे में जान रहे होंगे। तो यहाँ पर इसी चीज़ को ये लेकर के एग्रीकल्चर की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये इंस्टीट्यूट खोला गया, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से लेकर के एग्री बिजनेस से लेकर के स्पेशली जो है वो बहुत सारे मास्टर्स कोर्सेज भी हम रन करते हैं, सॉइल साइंस में, एग्रोनॉमी में, जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग में। तकरीबन 1000 बच्चा हमारे साथ पढ़ रहा है, और PhD में हमारे पास काफ़ी बच्चे इनरोल्ड हैं। तो हम उनको एक्चुअली सिर्फ वो एजुकेशन नहीं सिखाते जो सिर्फ किताबों में है, उनको प्रैक्टिकली हम, आप देख रहे होंगे, आपने हमारे फार्म्स को विजिट किया, ये बच्चों के द्वारा ही किया गया काम है। मैं गया मैम, कई जगहों पर गया, आपकी जो यूनिट्स थी मैं वहाँ पर भी गया है, और अभी यहाँ पर हम हैं डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट, आपने बताया कि ये है। हाँ, कई सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही जगह पर आप लोगों ने इस्टेब्लिश करी हुई है, जैसे कि अभी हमारे पीछे आपने पॉली हाउस है, और इसके अलावा भी मिस चैम्बर है, कई सारी चीज़ें जो है आप लोगों की तरफ। गार्डन है जिसमें हमने मेडिसिनल प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये आपको जो है जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, ये दोनों तरफ जो है वो अमरूद के पेड़ जो है वो दिखाई दे रहे हैं, तो ये हॉर्टिकल्चर का भी डिमॉन्स्ट्रेशन है। उधर ड्रैगन फ्रूट्स भी लगे हुए हैं, यहाँ पर वेजिटेबल साइंस के बच्चों ने काम करा हुआ है, आपको टमाटर लगे हुए भी दिख रहे हैं। तो ये एक ऐसा डिमॉन्स्ट्रेशन यूनिट है जिसमें कि एग्रीकल्चर के जो अलग अलग तरह के कॉम्पोनेंट्स हैं, एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है, वेजिटेबल साइंस है, फ्रूट साइंस है, वहाँ पर तो ये सारे कॉम्पोनेंट्स थोड़े थोड़े यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि एक बच्चों को आप एक ओवरव्यू एग्रीकल्चर का यहाँ पर दे सकें। स्टूडेंट्स के अंदर रुचि है, वो आते हैं, अंदर रुचि है, स्टूडेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स काम करते हैं। जो प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन की क्लासेस है उसमें बच्चे खुद ही सोइंग करते हैं, खुद ही ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, खुद ही हार्वेस्टिंग करवाते हैं, और बच्चे खुद ही लगे रहते हैं, क्योंकि जब तक वो ज़मीन से नहीं जुड़ेंगे, जब तक वो बेसिक नहीं जानेंगे, कुर्सी पर बैठकर आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते जब तक आपके जूते में मिट्टी ना लगी हो। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम जो है एक बहुत आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दीजिए जिसमें उनको साइंटिफिक, क्योंकि कहा ही जाता है कि एग्रीकल्चर इज़ अ साइंस एंड आर्ट। तो एग्रीकल्चर जो साइंस है उसको हम पढ़ा रहे हैं, आर्ट और स्किल वही है जो कि ये फील्ड में करके सीख पा रहे हैं। आपने ये तो बता दिया कि पढ़ने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जा सकता है, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, काफ़ी सी चीज़ें हैं। सरकार की तरफ से कोशिश है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है, स्किल्ड लेबर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो क्या उस तरह की भी कोई स्कीम या फिर उस तरह से भी बच्चों को तैयार करने का कोई प्रयास? अभी जो है सरकार की ही इसकी तरफ से जो अभी हम लोग जो सिलेबस पढ़ाते हैं उनमें स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम 1 साल का है। तो वो एक्चुअली स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम में 6 महीने जो है वो सिर्फ एक्सपीरियंशियल लर्निंग का प्रोग्राम है। वो बच्चे अपने रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स को ऑप्ट करते हैं। हमने ये करा है कि उनको बजाय हम ट्रेनिंग दें, उनको हम बड़ी इंडस्ट्रीज़ में अटैच कर देते हैं। तो वो मशरूम के इंडस्ट्रीज़ में, सीड प्रोसेसिंग में, और भी इस तरह के बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में, पोल्ट्री में, डेयरी फार्मिंग में, आपके जो है वो इस तरह से जितने भी मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स में, इस तरह वो अपने चॉइस के हिसाब से वहाँ पर जाते हैं। वो 6 महीने पूरी ट्रेनिंग, यहाँ तक कि मतलब वो जैसे उनका प्लांट कैसे रन कर रहे हैं वो खुद उनको जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, वो वहाँ के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको सीखते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो 6 महीने के बाद उनके अंदर ये स्किल डेवलप होता है कि अगर वो चाहें तो वो खुद भी इस तरह की चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये जो वही जैसे आपको बताया कि इट्स नॉट ओनली थ्योरी, सिर्फ हम थ्योरेटिकली नहीं पढ़ा सकते, तो हमें उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए उनको जो है वो जगह जगह के इंडस्ट्रीज़ में हम उनको भेजते हैं। वो गाँव में जाते हैं, गाँव में रावे के प्रोग्राम में जाकर के वहाँ पर अटैच होते हैं। तो जब तक आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप शायद बेहतर डिसीजन ना अपने लिए ले पाएंगे ना दूसरों के लिए। अगर आप एक एग्री क्लिनिक भी खोलना चाहेंगे, जब तक आपको अपने आसपास का नहीं पता होगा कि क्या चल रहा है तो आप किसी को बता भी नहीं सकते। और कितने एक्सटेंशन प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें हमारे बच्चे, हम और लोगों के कोलैबोरेशन में, जितने भी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज, अभी हमने रिसेंटली एक करवाया था मिंट की खेती पर स्पाइसेस बोर्ड के साथ, और भी बहुत सारे हमारे इस तरह के कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स चलते रहते हैं जिसमें बच्चे एक्चुअली किसानों तक जाते हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उन तक पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट और किसानों के प्रॉब्लम्स को समझते हैं, फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसकी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये 1 साल आप देखें तो वो बच्चा जो है वो एक्चुअली ट्रेनिंग में ही है। 3 साल हमसे पढ़ता है, फिर वो विलेज में जाता है, वो इंडस्ट्रीज़ में जाता है, और फिर इस तरह से फिर वो आगे अपना करियर डिसाइड करता है। बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए। तो साफ तौर पर मैम ने बताया कि प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी पढ़ाई को कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रैक्टिकल आना बहुत ज़रूरी है। और अगर बात करी जाए खेती की तो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं वो 4 दीवारी के अंदर नहीं सीख सकते जब तक उनके जूतों में मिट्टी ना लगे, ऐसा मैम ने कहा।
और साफ तौर पर वो देखा भी जा रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब हम कुछ यूनिट्स पर गए थे तो वहाँ पर बच्चे जो उनके प्रैक्टिकल की चीज़ें थी वो वहाँ पर कर रहे थे। इसके अलावा भी हम कॉलेज के अंदर भी चलेंगे और वहाँ पर भी देखेंगे कि जो कोशिश है बच्चों की लगातार जारी है और जो टीचर्स हैं वो उनके भविष्य को एग्रीकल्चर के थ्रू, खेती किसानी के थ्रू सुधारने की, संवारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब का जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं आम जनमानस को मिलेगा, हमें आपको मिलेगा, क्योंकि कोविड के दौरान इन बच्चों ने भी जिस तरह से साफ तौर पर कहा कि कोविड के दौरान सबसे बड़ी समस्या फूडिंग की ही हुई थी और इसी वजह से बहुत से ऐसे बच्चे जो हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ताकि अगर आगे कभी इस तरह की समस्याएं आए तो भविष्य में हम खाने के लिए ना तरसे। आप यहाँ पर देखिए कि अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स हैं वो लगाई गई हैं और उन पर जो काम है वो भी चल रहा है, कोशिश है सबकी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं केले का पेड़ भी लगा हुआ है, पपीते का भी लगा हुआ है, अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, अलग अलग तरह के जो पौधे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और कुल मिलाकर के बच्चों को सिखाने की जो पूरी कोशिश है, बच्चों को सिखाने का जो प्रयास है वो कॉलेज की तरफ से बदस्तूर जारी है। ठीक। na na